हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्य महेश टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 15 नवंबर 2022 और हम बात कर रहे थे हिंदू के डेली एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में समझने की। इसका फ्री पीडीएफ और दूसरे वैल्यूएडेड मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें। आज के सेशन में द हिंदू के दो एडिटोरियल आर्टिकल को कवर किया जाएगा। आज का पहला एडिटोरियल आर्टिकल रहेगा ट्रेडिशन एंड टैलेंट, और दूसरे एडिटोरियल आर्टिकल में बात होगी इन ईरान प्रोटेस्ट्स द लॉन्ग फाइट फॉर फ्रीडम्स। वन बाय वन दोनों ही एडिटोरियल आर्टिकल के क्रक्स को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। जो भी हिंदी अनुवाद है उसके लिए गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे में शब्दार्थ और भावार्थ में यदि भिन्नता होती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इंगित कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला एडिटोरियल आर्टिकल, ट्रेडिशन एंड टैलेंट, परंपरा और प्रतिभा। England's win in the T20 वर्ल्ड कप is proof of its talent pool। T20 विश्व कप में इंग्लैंड की जीत उसके प्रतिभा पूल का सबूत है। आर्टिकल में बात हो रही जिस तरीके से हाल में आईसीसी T20 विश्व कप होता है और विजेता बनती है इंग्लैंड, और अब जिस तरीके से क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप की जब बात कही जा रही है, तो इस जीत के साथ और जिस तरीके से पूरी प्रतियोगिता देखने को मिलती है, एक नई ऊर्जा इस पूरे क्रिकेट के प्रारूप को भी मिल जाती है। जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि डोमेस्टिक जो लीग होती हैं, चाहे वो भारत के आईपीएल की बात हो, ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग की बात हो, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती हुई दिखती हैं। और कई बार इवन जब बाइलेटरल कॉन्टेस्ट होता है तो उसमें बात जब T20 क्रिकेट की होती है तो उसमें उतनी ज़्यादा उसको तवज्जो नहीं मिलता जितना कि वनडे या टेस्ट को दिया जाता है। और अब दुनिया भर में फुटबॉल सरीखे गेम की जो लोकप्रियता है वो भी लगातार बढ़ती हुई दिखती है। और अब ये भी बात कही जा रही है जिस तरीके से चाहे वो टेस्ट हो या ओडीआई हो, सब में अपने अपने प्रशंसक हैं। और जब T20 की बात कही जाती है तो इसको एक बैकयार्ड क्लैश के तरीके से देखने को हमको मिल जाता है। और अब जिस तरीके से इंग्लैंड इस श्रृंखला को जीतती है और इससे जो ऊर्जा रहती है पूरी T20 क्रिकेट प्रतियोगिता की, उसमें भी नव ऊर्जा का संचार होता है। प्रतियोगिता इंग्लैंड द्वारा जीती जाती है। और जब बात करते हैं क्रिकेटिंग जगत में, तो कॉमर्शियल मसल्स की अगर हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा पैसे वाले जो लीग होती है और क्रिकेट कंट्रोल जो बोर्ड होता है, तो निश्चित तौर पर वो भारत की ही रहती है। बीसीसीआई और आईपीएल का जिक्र यहाँ पर हो रहा है। बात करते हैं इंग्लैंड, जिस तरीके से ये प्रतियोगिता जीतती है, बहुत कुछ उसे सीखने को भी मिल सकता है। लगातार जो इंग्लैंड की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो टेस्ट को, ओडीआई को और T20 को, इन तीनों को अलग अलग करके देखते आ रहे हैं। और जब टीम कंपोजिशन की बात होती है तो जो खिलाड़ी है उनके एटीट्यूड के हिसाब से उनको किस दर्जे में खेलना है वो तय होता है। और सबसे बड़ा उदाहरण ये भी रहा कि जिस तरीके से इस बार के T20 में जो रूट नहीं खेलते हैं, निश्चित तौर पर जब प्रतियोगिता और सेंटिमेंट्स की बात हो तो दोनों को इंग्लैंड द्वारा अलग अलग करके देखा जा रहा है। और अब बात कही जा रही जिस तरीके से फाइनल में इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान रहता है और एक तरफा मैच हालांकि देखने को मिला था, फिर भी एक लो टोटल को पाकिस्तान द्वारा लंबा खींचा गया। निश्चित तौर पर उनकी जो तेज बॉलिंग अटैक है उसको इसका श्रेय देना चाहिए। और शुरुआती मुकाबलों में जिस तरीके से इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों का प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं दिख रहा था, किंतु अंत में वो लय में नजर आते हैं। विशेष तौर पर इंग्लैंड की बात हो रही है। वहीं भारत और न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो शुरुआत में ये लय में नजर आ रहे थे, पर धीमे धीमे अंतिम जब सबसे क्रूशियल मुकाबले की बात आई, तब वहां पर ये दोनों टीमें अपनी लय खो देती हैं। और ऐसे में भारत के लिए बात कही जा रही है कि अपने लय को बरकरार रखने की इसको ज़रूरत है। मोमेंटम को अंत तक बनाए रखना होगा, विशेष तौर पर जब बात होती है T20 क्रिकेट के प्रारूप की। और जिस तरीके से एक स्ट्रैटेजी सामान्यतः ओडीआई में अपनाई जाती है वनडे क्रिकेट में, कि शुरुआत में विकेट को बचाया जाता है और अंत में विस्फोटक पारी को खेला जाता है, यही सेम स्ट्रैटेजी अगर T20 में अपनाई जाएगी, जैसा कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भारत द्वारा ऐसा किया जा रहा था, तो ये कारगर सिद्ध नहीं हो पाएगी। दूसरी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी ध्यान देना होगा कि जब भारत के की खिलाड़ियों की बात करते हैं तो ज़्यादातर अपने मिड 30s में हैं।
और ऐसे में सेलेक्टर्स द्वारा अब ये भी ज़रूरत है कि जो नए खिलाड़ी हैं उनको आगे बढ़ाने होगा। और साथ साथ में इस बार काफ़ी बड़े उलटफेर भी देखने को मिलते हैं। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका बाहर होते हैं आयरलैंड और नीदरलैंड के हाथों पे, निश्चित तौर पर ये T20 पूरे टूर्नामेंट के स्तर को बढ़ाता है, विशेष तौर पर नीदरलैंड और आयरलैंड के क्रिकेट को। और सबसे बड़ा दुखद प्रकरण की अगर बात करें इस T20 क्रिकेट की, तो इस बार जिस तरीके से 2 बार का विश्व विजेता T20 की हम बात कर रहे हैं, वेस्ट इंडीज इस बार क्वालिफाई भी नहीं कर पाता है। तो निश्चित तौर पर काफ़ी उठापटक और संभावनाओं से भरा हुआ इस बार का T20 विश्व कप रहा। बहुत कुछ सीखा जा सकता है, इंग्लैंड से भी काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। और निश्चित तौर पर इस बार की जीत पूरे खेल को एक नवीन ऊर्जा प्रदान करती है। अगले एडिटोरियल आर्टिकल में बात होगी इन ईरान प्रोटेस्ट द लॉन्ग फाइट फॉर फ्रीडम्स, ईरान के विरोध प्रदर्शनों में स्वतंत्रता के लिए लंबी लड़ाई। कुछ पंक्तियों से आर्टिकल की शुरुआत हो रही है। हमारे सपनों में हवाएं बहेंगी महिलाओं के बालों से, हमारे सपनों में बच्चों को जबरदस्ती विचारधाराओं, विशेष तौर पर मध्ययुगीन जो विचारधाराएं होती हैं उनके अधीन नहीं ढकेला जाएगा। हमारे सपनों में कोई भी लड़कियों को स्कूल जाते वक्त उन पर हमला नहीं करेगा, कोई भी उन्हें पीछे से गोली नहीं मारेगा। ये पंक्तियां हैं अभी रिसेंट जो ईरान में प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें ईरानियन कैनेडियन एक्टिविस्ट हामिद इस्माइलियन इनके द्वारा बात हो रही है। यहाँ पर ईरान में लगातार जो प्रदर्शन उग्र होते जा रहे हैं, इनकी शुरुआत महाशा अमनी इनकी मृत्यु से होती है। और कहीं पर सार्वजनिक स्थल पर जब ये जा रही थी तो हिजाब जो इनके सर पर है ये सरक जाता है। और ईरान में जो रिलीजियस पुलिस है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, उसके द्वारा इनको कस्टडी में ले लिया जाता है। और बाद में पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये बात बताई जाती है कि जब हम इनको ट्रेनिंग दे रहे थे कि हिजाब कैसे पहना जाता है, उस दौरान इनको हार्ट अटैक आता है और मृत्यु हो जाती है। जबकि परिवार वाले और जो दूसरे चश्मदीद रहते हैं उनका ये कहना होता है कि इनका इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया, उस टॉर्चर की वजह से इनकी मृत्यु होती है। और ये वो पॉइंट था जो पूरे ईरान में एक विरोध प्रदर्शन को जन्म देता है। और आज के समय में ये प्रदर्शन बहुत ज़्यादा उग्र हो चुके हैं, पूरे ईरान में प्रदर्शन फैल चुके हैं। और अब ऐसा लगता है कि जो ईरान की जो अथॉरिटीज़ हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ दमन की नीति जानती हैं, सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर लेंगी। अब आगे जिस तरीके से ये प्रदर्शन हो रहे हैं कई सारे सवालों को भी ये जन्म देते हैं। क्या जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये बने रहेंगे, सस्टेन कर पाएंगे, कब तक कर पाएंगे? दूसरा, अभी तक ईरान में इससे पहले बहुत बार प्रदर्शन हुए थे, इस बार का जो प्रदर्शन है उनसे किस प्रकार से भिन्न नज़र आता है? और क्या ये इन प्रदर्शनों से अंदाज़ा लगाना चाहिए कि एक ये लॉन्ग टर्म अपोजिशन है जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक रिपब्लिक की जो रिजिम है वहाँ पर कट्टर रूढ़िवादी जो सत्ता है उसके खिलाफ। और इस पूरे प्रदर्शन पर जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। और अब इसमें जिस तरीके से बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रही है सड़कों पे और राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के विरुद्ध नारे लगाए जा रहे हैं, जो जितना राष्ट्रपति द्वारा जो स्ट्रिक्ट हिजाब रूल लगाया गया है उसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं कि जो महिलाएं हैं उनके जीवन, उनकी स्वतंत्रता का सवाल है और हम तब तक लड़ेंगे जब तक कि ईरान को वापस नहीं ले लेते। इवन जो सुप्रीम लीडर हैं खैमेनी, इनके खिलाफ भी विभिन्न नारे लगाए जा रहे हैं, इनको मृत्युदंड या पद से हटाने के लिए भी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं।
और अब ये बात हो रही है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस काफ़ी क्रूरता से अपने ही लोगों के खिलाफ वो नज़र आ रहे हैं। लाठी डंडे टीयर गैस से आगे गोलाबारी भी लोगों पर की जा रही है। और इन प्रदर्शनों में लगभग लगभग 350 के आसपास ईरानी मारे जा चुके हैं, 15,000 के आसपास गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले की बात करते हैं, 2019-20 में प्रदर्शन जब हुआ था तब लगभग 1500 के आसपास लोगों की मृत्यु हुई थी। 2009 की बात करते हैं तो लाखों लोग सड़कों पर उतर आए थे जब डिस्प्यूटेड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात हुई थी। पर इससे पहले जब भी प्रदर्शन हुए, 2009 की बात हो तो उस वक्त जो प्रदर्शन थे वो मध्य वर्गीय इनके द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था और जो प्रमुख शहर थे वहां तक ही सीमित थे। इसके अलावा बात करते 2017-2019 में जो प्रदर्शन होता है तो उनका रीज़न जिस तरीके से आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे लोगों द्वारा था, वो प्रदर्शन का बेसिकली जो नेतृत्व था वो आर्थिक परिदृश्य में जो वर्किंग क्लास एरियाज थे वहाँ तक सीमित थे। लेकिन अब जब इस बार के प्रदर्शन की बात होगी तो ये हर बार के प्रदर्शन से अलग नज़र आ रहा है, क्योंकि नहीं ये आर्थिक प्रदर्शन हो रहा है, नहीं ये राजनीतिक प्रदर्शन है। ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है? प्रदर्शन हो रहा है कि मानव गरिमा के लिए लड़ाई है, व्यक्तिगत अधिकारों की लड़ाई है। और जिस तरीके से महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है, एक पुरुष जो डोमिनेटेड ट्रेडिशन है इस्लाम की, पुरुष पितृसत्तात्मक वहाँ का समाज है, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। और स्ट्रिक्ट इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी के खिलाफ वहाँ पर बातें हो रही हैं। लेकिन कहीं से भी ये एंटी रिलीजियस मूवमेंट नहीं है, और बल्कि जो भी प्रदर्शनकारी हैं उनका विशेष तौर पर ये ध्यान है कि कहीं से भी इसमें एंटी रिलीजियस कोई भी तत्व नहीं शामिल होने पाए। पहली बार ऐसा प्रदर्शन ईरान में देखने को मिल रहा है जहां पर सभी वर्गों से समाज के और डिफरेंट एज ग्रुप के लोग एक साथ सड़कों पे नजर आ रहे हैं पूरे देश भर में। ये खुद में भी अद्वितीय है। और इनसे निपटने के लिए जिस तरीके से ऐसा लगता है कि क्रूरता में ईरानी जो अथॉरिटी है उसको महारत हासिल हो चुकी है। और अब आगे जब दुनिया भर के जो रिजिम है उनकी बात करें, चाहे वो अमेरिकन गवर्नमेंट की बात करें, दूसरे जो पश्चिमी ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा, जो ईरान के अधिकारी हैं जिनके द्वारा ये जो ब्रूटल क्रैकडाउन किया जा रहा है उन पर सैंक्शन भी लगाया जा चुका है। और ये भी बात कही जा रही है कि ईरान को यूएन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन इससे बाहर कर दिया जाए, क्योंकि ये पूरी जो बॉडी है ये जेंडर इक्वलिटी की बात करती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है। इवन जो यूरोपियन यूनियन है, यूएस है, ये जो रिजिम के ऑफिशियल उन पर भी सैंक्शन लगा चुकी है जो क्रैकडाउन ये कर के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक इनफॉर्मल बैठक भी बुलाई जा रही है जिसमें ईरान में जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है उसको डिस्कस करने के लिए, और जो कंट्री हैं मेंबर नेशंस वो अपना नैतिक समर्थन प्रदान कर रहे हैं ईरान में जो ये प्रदर्शन हो रहे हैं उसके लिए। दुनिया भर में जो सिविल सोसाइटीज़ हैं वो भी ईरान के प्रति अपनी सॉलिडेरिटी व्यक्त कर रही हैं। और अब आगे बात ये कही जा रही है कि चाहे अभी भारत की बात हो अथवा ईरान की बात हो, भारत में कई जगहों पर पब्लिकली लड़कियां अपने बालों को काट रही हैं, हिजाबों को जलाया जा रहा है ईरान से अपनी सौहार्दता दिखाने के लिए, उस मुद्दे से एकरूपता दिखाने के लिए। और कई बार इसका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि ये चयनात्मक अप्रोच के लिए। बेसिकली आगे ये बात कही जा रही है जब महिला अधिकारों की बात होती है तो चाहे वो ईरान हो अथवा भारत हो, सब जगहों पर महिला अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। उन्हें क्या पहनना है, हिजाब पहनना है अथवा हिजाब नहीं पहनना है, इसका डिसीजन महिलाओं पर ही छोड़ना चाहिए, न कि उन पर थोपी हुई किसी और के डिसीजन को उनको अपनाना चाहिए। और ऐसे में एक दूसरा प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि क्या ये जो प्रदर्शन चल रहे हैं उसमें इतना मादा है कि जो पूरी सरकार है उसको बदल सकती है।
चाहे ईरान में सरकार की बात हो अथवा अफगानिस्तान में सरकार की बात हो, दोनों जगह पर ही पुरुषवादी मानसिकता, मध्यकालीन जो सोच है वो हावी नज़र आती है। महिलाओं के विरुद्ध कई सारे शासन देखने को मिलते हैं। और ईरान के केस की विशेष तौर पर यहाँ पर बात हो रही है, जिस तरीके से हाल फिलहाल में ऐसा सत्ता का परिवर्तन होता हुआ नहीं दिख रहा है। और इतिहास इस बात का भी सबूत देते हैं कि जब बात आती है कि किस तरीके से लोगों के जो प्रदर्शन है, लोगों की अस्वीकार्यता है, असहमति, उसको दबाने की बात जब आती है तो ईरान की सरकार द्वारा इसकी महारत हासिल कर ली गई है। चाहे बात आए कि इंटरनेट को कंट्रोल करने की बात हो अथवा सिविक एक्टिविज्म को कंट्रोल करने की बात हो, हर तरीके से ईरान इन सब में तत्पर नज़र आता है। और इतिहास इस बात का भी सबूत देते हैं, चाहे वो 1780 के दशक में फ्रांस की बात हो अथवा वर्तमान में भी श्रीलंका की बात हो, रिजिम चेंज तब तक संभव नहीं होता जब तक आम आदमी के साथ वहाँ की जो मिलिट्री है वो साथ न दे दे। हालांकि ईरान में भी ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और अब आगे बात हो रही, जिस तरीके से महाशाह अमनी की मृत्यु होती है उसके कुछ ही समय के बाद 16 वर्षीय निकाह शाह कर्मी ये अचानक से गायब हो जाती है और 10 दिन बाद इनके माता पिता को पता चलता है कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। और सांकेतिक तौर पर ये तमाम जो महिलाओं के प्रति दमन की राजनीति ईरान में अपनाई जाती है, दमन का शासन होता है, एक क्रोध जो लंबे समय से दबा हुआ था वो समाज में फैल गया है और इस पूरे प्रदर्शन को ये मोमेंटम प्रदान कर रहा है। राष्ट्रवादी ये प्रदर्शन है जिसका नेतृत्व ईरान की महिलाएं और युवा वर्ग कर रहे हैं। ऐसी मात्र उम्मीद लगाई जा सकती है कि निकट भविष्य में चाहे अफगानिस्तान में महिलाओं की बात हो, ईरान में महिलाओं की बात हो, विशेष तौर पर बात हो रही जब भी रिप्रेसिव शासन के अंतर्गत महिलाओं के अधिकारों का हनन होगा तो दुनिया भर से डिसएडवांटेज जो भी फीमेल्स हैं वो सब एक साथ आएंगी, एक साथ आएं और दुनिया भर से उनकी आवाज़ को बल मिले, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का सपोर्ट मिले और साथ ही साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो भी उनके अधिकार में आगे बढ़े। आज के हिंदू के एडिटोरियल आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।